नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं शशांक त्रिपाठी हाजिर हूं आपके सामने संविधान सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर। तो पिछले दो सेशन में हमने जो चर्चा की थी वो की थी कि संविधान क्या है, राज्य क्या है, और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने चर्चा की कि औपनिवेशिक काल के दौरान संविधान का निर्माण जो हुआ वो किन किन कानूनों के रूप में हुआ और कौन से कानून औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान आए। जैसा कि हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ नियमों का निर्माण किया जाता है जो 1773 से लेके 1853 के चार्टर एक्ट तक हम पढ़ते हैं। फिर 1857 की क्रांति के बाद सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है कंपनी से ताज की ओर, जिसको हम क्राउन का शासन के नाम से जानते हैं। और 1858 में आपकी पहली ताज के तरफ से कानून बनाया जाता है जिसको भारत का अधिनियम बोला जाता है, और अच्छी सरकार देने के लिए 1858 का कानून बनाया जाता है। फिर इसी क्रम में हमने देखा कि 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और फाइनली 1947 का हमारा स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो ये चर्चा हमने कर ली थी। अब आज की जो चर्चा होगी हमारी, वो चर्चा आगे बढ़ेगी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के गठन में कौन कौन से सदस्य थे, और संविधान किस तरह से निर्मित करके हमें सौंपा गया। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम आज की क्लास को यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कि 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एमएन रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और भारत के संविधान निर्माण की मांग उठाई गई कि एक संविधान सभा हो जो भारतीय सदस्यों की संविधान सभा हो और वो भारत के लोगों के लिए संविधान का निर्माण करें। उसके बाद से हम देखते हैं कि ये जब मांग उठाई जाती है एमएन रॉय के द्वारा, तो फिर 1935 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी भी इस चीज की डिमांड कर देती है औपचारिक रूप से। उसके बाद से 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, उस समय पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह ऐलान किया जाता है कि भारत का संविधान एक भारतीय सदस्यों वाले संविधान सभा के द्वारा ही गढ़ा जाएगा और भारत के लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसी क्रम में जब 1939 में लॉर्ड वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका जाएगा बिना भारतीयों के अनुमति के, तो हम देखते हैं कि इसका भारी विरोध होता है। और इस विरोध प्रदर्शन के कारण लॉर्ड लिनलिथगो एक अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं और उस अगस्त प्रस्ताव में कहा जाता है कि भारत का संविधान निर्माण के लिए क्या होगा, एक संविधान सभा बैठाई जाएगी और वो सभा जो होगी वो संपूर्ण रूप से एक संप्रभु निकाय होगी और इसमें मुस्लिमों के आरक्षण पर ज्यादा बल दिया गया, मुस्लिमों के सुरक्षा और अधिकारों पर ज्यादा बल दिया गया। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जो अंग्रेजी हुकूमत है वो मान नहीं रही है, वो सांप्रदायिकता का जहर घोलने में लगी हुई है। फिर उसके बाद से आता है आपका 1942 में क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था जिसने कहा कि भारत का जो संविधान निर्माण होगा वो भारतीयों के द्वारा होगा परंतु विश्व युद्ध के बाद होगा। और इस क्रिप्स मिशन के बाद गांधी जी बहुत ही रुष्ट हो गए और गांधी जी ने बोला कि ये सिर्फ वादे हैं और ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी पता नहीं विश्व युद्ध कब खत्म होगा और कब भारत को आजादी मिलेगी और भारत के संविधान का निर्माण होगा। उसके बाद से फाइनली आता है कैबिनेट मिशन 1946 में, और उस कैबिनेट मिशन के अनुरूप ही जो उसमें प्रावधान दिए गए थे उसी के अनुरूप भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। तो ये तो पूरी प्रक्रिया थी, क्या क्या कार्य हुए और क्या क्या बीच बीच में हमने आपको समझाया कि क्या क्या स्थितियां पैदा हुई, किस वर्ष में क्या हुआ, और फाइनली जाके एक संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी के नेता
एम एन रॉय के द्वारा सर्वप्रथम 1934 में उठाई जाती है और इसी के तुरंत बाद हम देखते हैं कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से क्या किया, संविधान सभा की मांग की। और 1938 के हरिपुरा सेशन, मैंने आपको बताया हरिपुरा सेशन चल रहा था कांग्रेस के अधिवेशन का, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। तो उस समय पे नेहरू जी ने ऐलान कर दिया कि भारत का संविधान बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के बनेगा, यानी कि भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा। जो संविधान बनाने की सभा होगी उसमें सभी सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे। फिर हम देखते हैं 1940 में एक अगस्त ऑफर आता है जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आता है, यह अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं वायसराय लिनलिथ-गो। और वायसराय लिनलिथ-गो ने ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का भारत में ऐलान किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध ने बिना भारतीयों की अनुमति के उन्होंने यह कह दिया था कि भारत के जो सैनिक हैं वो भी द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा होंगे। इस बात से भारतीय जनता बिल्कुल रुष्ट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रुष्ट थे और अन्य जो भी नेता थे जिन भी पार्टियों के, वो सभी एकजुट होकर ये स्वर उठा रहे थे कि भारतीयों की अनुमति के बगैर भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका जा रहा है। तो इस विरोध को दबाने के लिए यह अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और इस अगस्त प्रस्ताव में यह कहा जाता है कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। और डोमिनियन क्या होता है, यह हमने आपको समझाया था कि अपने आंतरिक मामलों के निर्णय के लिए वहां की जो सरकार गठित होगी वो अपने आंतरिक मामलों का निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती है, परंतु जो बाह्य मामले होंगे जैसे विदेश नीति, रक्षा नीति, उसके निर्णय के लिए वो किस पर निर्भर होंगे, वो अंग्रेजों पर निर्भर होंगे। और संविधान निर्माण के लिए एक निकाय की स्थापना होगी और मैंने अभी आपको बताया था अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं अधिकारों पर बल दिया गया। तो इससे मुस्लिम लीग तो खुश थी लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे रुष्ट हो गई। तो अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जाता है। फिर इसी अगस्त प्रस्ताव के बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में। वो वही चीजें लेके आता है जो अभी हमने आपको 5 मिनट पहले समझाया कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध तो वहां पे क्या होगा, भारत का संविधान का निर्माण होगा। परंतु युद्ध कब समाप्त होगा इसकी कोई जानकारी नहीं थी और कोई नहीं कह सकता था कि युद्ध कब समाप्त होगा, क्योंकि हिटलर अपनी नाजी सेना के साथ जिस तरह से बर्बरता कर रहा था, कोई नहीं कह सकता था कि अंग्रेज जीतेंगे या कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी। तो इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला गया। क्या बोला गया, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक था ये क्रिप्स मिशन। फिर क्रिप्स मिशन के बाद हम देखते हैं 1945 में शिमला समझौता होता है। उस समय पे भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। वो एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए बैठक बुलाते हैं जिसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य होते हैं और एक अंतरिम सरकार का गठन करने का यह वादा किया जाता है और बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मंत्री पद के बंटवारे होंगे वो बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। परंतु इस समय तक मुस्लिम लीग के ऊपर पाकिस्तान निर्माण की खुमारी सर चढ़ गई थी और उन्होंने बोला कि हमें किसी भी तरह के अंतरिम सरकार में या भारत के किसी भी संविधान सभा या इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमें हमारा एक अलग राज्य चाहिए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा बुलाई जानी चाहिए और एक अलग से संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यहां तक आप लोग को बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मुख्य मुद्दा है जिस पे पूरा संविधान जिनके प्रावधानों के तहत बना, जिसको हम कहते हैं 1946 का हमारा कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। वही स्टैफोर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेके भारत में आए थे। तो इसी के तहत क्या होता है, संविधान सभा का गठन इसी मिशन के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।
अब जब संविधान सभा का गठन होगा तो उसके सदस्यों का निर्धारण करना बहुत जरूरी है कि उसमें कितने सदस्य होंगे। तो उसके लिए भी चीजें तय की गई। जैसे जुलाई अगस्त 1946 के महीने में चुनाव करने का प्रावधान किया गया। और चुनाव कैसे होगा, यह भी प्रक्रिया तय की गई। तो कुल मिला के भारत में 389 सदस्यों की संविधान सभा गठित की जाती है। और जो ये सीटें होती हैं 389, वो जनसंख्या के अनुपात में तय की जाएंगी। जनसंख्या का अनुपात कितना होना चाहिए? तो जो कैबिनेट मिशन था उसने बताया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी, यानी 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कोई एक व्यक्ति कर रहा होगा। और इन सीटों का जो बंटवारा था वो 3 समुदायों के बीच किया गया। 3 समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य के तहत ही आपके हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग आते थे। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, जिसको हम सांप्रदायिक प्रणाली कहते हैं, जो 1909 में शुरू हुई थी और 1935 तक हमने देखा कि उसमें कुछ कुछ लोगों को जोड़ते गए ये लोग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। 1909 में मुस्लिम, 1919 में सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियंस। 1935 का जब अधिनियम आया 1935 का जब अधिनियम आया, महिला, मजदूर और दलितों को इसमें जोड़ा गया था। तो यह थी पूरी चुनाव प्रक्रिया की कहानी। और जो वोटिंग होगा वो कैसे होगा? वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सबको एक पर्चा दिया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट होंगे, यानी जितने भी उम्मीदवार होंगे, उनके लिए ऐसे नंबरिंग दी जाती है। मान लीजिए कोई ए कैंडिडेट है, बी है, सी है, डी है, तो आपको क्रम से लगाना है कि हमारा जो पहला प्रेफरेंस है वो है ए, इनका था मान लीजिए बी, डी, ए, सी। इस तरह से देखा जाता है, जितने भी पर्चे होते हैं उसमें देखा जाता है कि एक नंबर पे किनको सबसे ज्यादा संख्या मिली है। जैसे एक उदाहरण लें, 400 लोगों की सीट है और एक नंबर पे, यानी पहली वरीयता जो है वो पहली वरीयता ए को मिलता है 220। तो यहां तो ये क्लियर कट जीत जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा सदस्य जो हैं वो ए को बनाना चाह रहे हैं। या फिर एक दूसरा केस ले लेते हैं, इसमें है 100, बी है 150, सी है 50 और डी को भी कितने मिलते हैं? कितने हो गए ये आपके? 300। इसको भी मिलते हैं 100। तो यहां पे कौन विजेता हो जाएगा? बी विजेता हो जाएगा। तो इस प्रकार से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुनाव किया जाता है। और ये चुनाव करता कौन है? ये प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने प्रांतों से इनका चुनाव करते हैं। और भारत, हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत ब्रिटिश प्रांतों में और देसी रियासतों में बटा हुआ था, जिसको हम प्रिंसली स्टेट के नाम से जानते हैं। वो हम अभी आगे देखेंगे। जैसे ये मान लेते हैं हम, ये जो आपका मैप है भारत की बंटवारे से पहले का मैप है। इस मैप में जो ये पिंक वाला क्षेत्र है ये आपका क्या है? जो गुलाबी है वो आपका देसी रियासतों का क्षेत्र है और जो ये पीले वाले क्षेत्र हैं ये आपके ब्रिटिश प्रांत हैं। अब इसी ब्रिटिश प्रांत में भी 4 कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे। वो चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र कौन कौन से थे? ये अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र था, यहां पे दिल्ली का क्षेत्र था,
यहां पे आपका कुर्ग का क्षेत्र था कर्नाटका में, और यहां पे आपका बलूचिस्तान का क्षेत्र था थोड़ा सा। तो ये आपके कमिश्नरेट के क्षेत्र थे। फिर हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के कितने सदस्यों की संख्या हो गई, 389 सदस्य हो गए। अब ये 389 जो सदस्य थे, उसमें से जब चुनाव हुआ तो चुनाव में विजयी कांग्रेस को मिलती है 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीटें और अन्य को मिलती है 15 सीटें, जिसमें से आपके 8 निर्दलीय थे। निर्दलीय जिसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जब हमारा ये संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें कुल कितनी महिलाएं चुनकर आई, तो कुल 15 महिलाएं चुन के आई थी। कुल 15 महिलाएं चुन के आई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि भारत का जो संविधान था, कुल सदस्यों की संख्या 389, उन 389 में से 296 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 जो हैं वो आपकी देसी रियासतें थी, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स क्या था आपका, जो देसी रियासतें हैं, जो आपको हमने इस नक्शे में पिंक वाला क्षेत्र दिखाया था जिसमें राजा महाराजा नवाब निजाम ये लोग शासन कर रहे थे, ये क्या था, ये प्रिंसली स्टेट था। और यहां से यहां के राजा महाराजा नवाब जो थे वो किसी चुनाव प्रक्रिया के से नहीं, बल्कि अपने वहां से सदस्यों को नामित करके भेजते हैं, यानी नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे। यहां पे नॉमिनेटेड नामित सदस्य थे, जिसको वहां के राजा या महाराजा ने चाहा उन्होंने चुन करके भारत के संविधान सभा में भेजने का निर्णय लिया। फिर जो 296 सीटें मिलती हैं ब्रिटिश प्रांतों को, उसमें से 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत थे, लेकिन 4 जो थी वो ब्रिटिश प्रांत के अंदर जो चीफ कमिश्नरेट एरिया आता था उस प्रांत के थे, सदस्य थे, जैसे दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान का क्षेत्र। तो कुल मिला के यह विभाजन हुआ था। और यहां पे चुनाव किसने किया था, यहां पे चुनाव किया था यहां की प्रांतीय विधानमंडल ने, यानी प्रांतीय विधानसभा ने। यहां तक समझ आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि सदस्यों की संख्या जो है वो जनसंख्या के अनुपात द्वारा निश्चित की गई थी, और जनसंख्या का अनुपात क्या था, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट होगी। समुदायों का वर्गीकरण बता दिया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य के तहत ही आपके हिंदू, जैन और बौद्ध आते थे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने देखा कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां पे अप्रत्यक्ष चुनाव विधि के द्वारा उनका निर्णय किया गया था, और जो देसी रियासतें थी वहां से सदस्य नामित होकर आए थे। तो हमने अभी तक यह देख लिया है कि किस प्रकार से सदस्यों की संख्या थी और कैसे जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और संविधान सभा की पहली बैठक की तरफ जाते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो आपकी कब आती है, वो आती है 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक। और 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक होती है तो उसमें 3 मुख्य रूप से काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, एक अस्थायी सदस्य चुना जाता है। और वो अस्थायी सदस्य कैसे चुना जाएगा, एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। और वो कैसे चुना जाएगा, वो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है आपका जो फ्रांस के नियम के तहत। क्या नियम था फ्रांस का नियम, फ्रांस का नियम यह कहता था कि जो भी सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो हमारी संविधान सभा का जो वरिष्ठतम सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिलती हैं, जो उनकी अपेक्षाओं से बहुत कम थी। तो मुस्लिम लीग इस चीज से रुष्ट हो जाती है और इसका बहिष्कार करेगी, और ज्यादातर देसी रियासतें भी इसका बहिष्कार करती हैं। कारण सबके वही अपने स्वार्थ है, सबको अपना अपना सत्ता, अपने अपने राज्य पर स्वतंत्रता बरकरार रखनी है। इसी कारण से मुस्लिम लीग भी बहिष्कार करेगी और संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं होगी, और कुछ देसी रियासतें भी इसका बहिष्कार करेंगी और संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं होंगी। कुल मिलाकर 207 सदस्य इस पहली बैठक में शामिल होते हैं, और जिसमें से हमसे कई बार प्रश्न पूछ लिया है कि सबसे ज्यादा 55 सदस्य कहां से आए। वो 55 सदस्य आते हैं आपके संयुक्त प्रांत, जिसको हम आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं, और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 55 सदस्य आते हैं। और आप जानते हैं कि आज की हमारी जो लोकसभा है उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें कहां से हैं? 80 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। चूंकि यहां पे जनसंख्या ज्यादा थी इसलिए सीटें भी ज्यादा थी। अभी आपको बताया था कि जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। तो इस प्रकार से जो प्रथम दो बैठक होती है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और जो आपकी कौन सी विधि थी? फ्रांस की विधि थी। और क्यों थी? क्या थे ये? वरिष्ठतम सदस्य थे, वरिष्ठतम सदस्य। हम जानते हैं कि आज के टाइम पे भी जो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जब लोकसभा नवनिर्वाचित होकर आती है तो प्रोटेम स्पीकर एक होते हैं, जो हम आगे जब संविधान पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, उस समय में हम चर्चा करेंगे। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो भी सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यह पहलू भी आपका इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है। चलिए, तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम आ जाते हैं द्वितीय बैठक में। जो दूसरी बैठक होती है वो 11 दिसंबर को होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होगी, और 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक होती है उसमें एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। इसके साथ ही दो उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी। और बीएन राव साहब को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये तीन चुनाव जो हैं वो कब होंगे? आपके 11 दिसंबर 1946 को, जब दूसरी बैठक होगी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाएगा। और हम आगे चल के देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का राष्ट्रपति भी नियुक्त किया जाएगा, और वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। दो उपाध्यक्ष बनाए गए। आप जनरली आप पढ़ते हैं कि एचसी मुखर्जी, परंतु वीटी कृष्णमाचारी भी उनके साथ साथ उपाध्यक्ष, उनको भी चुना गया था। और बीएन राव साहब को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। इनका क्या कार्य था? शुरुआत में इन्होंने ही जो पहला मसौदा था भारतीय संविधान का, वो बीएन राव साहब ने ही तैयार किया था। और जो भी वैधानिक पक्ष थे, जो पहलू थे, उन पे सलाह और विचार विमर्श के लिए बीएन राव साहब के पास ही संविधान की कॉपी भेजी जाती थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसमें यह दिया होता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उनमें किन किन बातों पर जोर देना चाहिए। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जब हमारा संविधान निर्माण हो जाएगा तो उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जाना गया। 13 दिसंबर को जब ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया तो उस पर चर्चा हुई, और आखिरकार जाकर के 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसहमति से पारित कर दिया जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव को। तो आपसे कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा यह सर्वसहमति से पारित कर लिया जाएगा। और इनमें क्या क्या थे? इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ मुख्य बातें थी, जैसे वो मुख्य बातें क्या थी? वो मुख्य बातें थी कि इसमें समानता होनी चाहिए,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतंत्र, गणराज्य, लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, गणराज्य की स्थापना होनी चाहिए, न्याय, सबको न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए, और स्वतंत्रता, अपनी बात कहने बोलने की स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ बिंदु थे। बंधुता, भारत की एकता, तो ये कुछ बिंदु थे जो उद्देश्य प्रस्ताव में दिए गए थे, जो हमारे प्रस्तावना में भी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसी दौरान क्या होता है, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आ जाएगा, और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में तीन मुख्य बातें होती हैं। पहली चीज कि ये कहता है कि जो संविधान सभा है वो क्या है आपकी, वो एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय है। यानी संप्रभु निकाय से तात्पर्य आपका, संप्रभु निकाय का मतलब ये हुआ कि इस पे किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भारतीय जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए हैं उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्मित किया जाएगा। वो जैसा चाहे वैसा भारत को एक संविधान दे सकते हैं, क्योंकि वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात कही गई कि संविधान सभा ही अब एक विधायिका के रूप में कार्य करेगी। यानी कि जब वो संविधान निर्माण का कार्य करेगी तब तो वो संविधान सभा कहलाएगी, और जब वो भारत के लिए कुछ कानूनों का निर्माण करेगी तो वो क्या कहलाएगी, वो विधायिका कहलाएगी। अब यहां पे जो संविधान सभा था उसकी दोहरी प्रवृत्ति सामने आती है। जब वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती है तब उसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती है तो उस वक्त इसकी अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलंकर साहब, और जीवी मावलंकर साहब इसके अध्यक्ष बनेंगे। यानी कि जो लोकसभा के आज के अध्यक्ष हैं उस तरह के ये कार्य करते थे। तो ये दो बातें तो महत्वपूर्ण हुई। इसके अलावा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा और भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग डोमिनियन घोषित कर दिया जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे दोनों डोमिनियन के लिए कुछ वक्त, हालांकि ये डोमिनियन कुछ वक्त के लिए ही था, और दोनों डोमिनियन के लिए एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा। तो भारत में जो पहले गवर्नर जनरल होंगे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो होंगे वो कौन होंगे, वो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। अब चूंकि पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई थी, तो जब पाकिस्तान का गठन हो जाएगा तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को क्या होगा, उनको पाकिस्तान जाना होता है, और ये मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो जाएंगे। जब मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो जाएंगे, उनकी कुछ 73 सीटें थी, ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ और सदस्य भी, चाहे वो कांग्रेस के हों, बंटवारे में कुछ सीटें चली जाती हैं पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बढ़ता है, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि आगे चल करके 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का रूप ले लेता है और एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। तो हम अपनी चर्चा को इस संविधान सभा की तरफ लेके आते हैं। तो जब मुस्लिम लीग के सदस्य इससे अलग हो जाते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि 389 से सीटें घट करके हो जाती हैं 299, और वो 299 जो सीटें होंगी, 389 पहले थी, 389 में से हमने बंटवारा देखा था 296 ब्रिटिश प्रांत को और 93 देसी रियासतों को। अब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो ये सीटें घट के हो जाती हैं 299, और 299 में से 229 हो जाती हैं ब्रिटिश प्रांत को, और देसी रियासतों को मिलती हैं 70 सीटें। और देसी रियासतों में क्या प्रक्रिया थी, वो लोग नामित होके आए थे, यानी नॉमिनेटेड थे, और 229 जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे ये लोग अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे।
तो इस तरह से यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा कैसी थी, तो भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामित सदस्यों के द्वारा बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो उस संविधान सभा के अंदर कुछ छोटी बड़ी समितियां बनाई जाती हैं जिनको अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं और उनके कुछ अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। कई बार आपसे इम्तिहानों में, एग्जाम्स में आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कुल 22 समितियों में से 8 बड़ी समिति थी जिसको हम 8 मेजर कमिटीज के नाम से जानते हैं। तो वो 8 बड़ी समितियां आपकी, जैसे स्टीयरिंग कमेटी हो गई, रूल्स कमेटी हो गई, फिर संघ समिति हो गई, संघ संविधान समिति है, राज्य संविधान समिति है। तो इस तरह से हमको पढ़ना है और उनके अध्यक्षों के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो फटाफट इसको हम करते हैं। जैसे नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद के साथ ही कुछ और चीजें हैं, जैसे क्या, आपकी झंडा समिति, झंडा समिति, संचालन समिति, ठीक है। तो ये जो कुछ समितियां हैं, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होंगे। जहां पे भी संघ आ जाए उसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। चाहे वो संघ शक्ति समिति हो, चाहे वो संघ संविधान समिति हो, तो ये आपके इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। इसके अलावा एक बड़ी समिति थी, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यह समिति 3 उप समितियों में बांटी गई थी। 3 उप समिति कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे, जेबी कृपलानी साहब। अल्पसंख्यक के कौन थे? अल्पसंख्यक के एचसी मुखर्जी साहब थे। और जी आदिवासी समिति जो थी, यह भी 2 हिस्सों में बांटी गई थी। आदिवासी समिति 2 हिस्सों में बांटी गई थी। कौन कौन सी? आदिवासी उप समिति। ये 2 हिस्से थे, एक था असम के आदिवासी और एक था अन्य, असम से अन्य, यानी जिसमें असम नहीं होगा वो वाला। तो असम वाले में कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपीनाथ बारदोलोई। और असम से अन्य जो आदिवासी समिति थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे एवी ठक्कर, ठीक है। तो ये कुछ उप समितियां थी जिसको हम आगे देखते हैं। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी मैंने आपको बताया था। राज्यों की समिति जवाहरलाल नेहरू। छोटी समितियों में आपको अभी बताया, मौलिक अधिकार की जीबी कृपलानी, अल्पसंख्यक की एचसी मुखर्जी, वित्त और कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद, साख समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया की सदन का प्रक्रिया कैसे चलेगी, राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी विमलंकर साहब। तो ये कुछ समितियां हैं जो आपको याद रखनी है। तो इन समितियों में ही एक और समिति थी जिसको हम कहते हैं प्रारूप समिति, और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं, और संविधान का पिता ही भी इन्हें ही कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। तो अब हम बढ़ते हैं प्रारूप समिति की तरफ। और प्रारूप समिति का गठन जो है वो किया जाता है 29 अगस्त 1947 को, भारत के आजाद होने के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। और इनका कार्य था बीएन राव साहब के सलाहों से जो पहला प्रारूप तैयार हुआ था भारत के संविधान का, उस पर चर्चा करना और उसे उसका निरीक्षण करना। ये सब करने के बाद जो है उसको एक अंतिम रूप प्रदान करना। तो इस प्रकार से जो हमारी
प्रारूप समिति का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा द्वारा इसको गठित कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। मुख्य कार्य क्या था? संविधान के शुरुआती प्रारूपों की जांच करना और उन्हें एक अंतिम कानूनी रूप देना। फाइनली 26 नवंबर 1949 को यह प्रारूप समिति भारत को एक संविधान देती है, जिसे हम अपनाते हैं, आत्मार्पित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। तो गठन कब हुआ? गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। उद्देश्य संविधान सभा के निर्णयों और बी.एन. राव के प्रारंभिक प्रारूप की समीक्षा कर एक सुसंगत कानूनी संविधान का मसौदा तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुल 7 सदस्य थे और हमने आपको बताया कि इसके अध्यक्ष के रूप में पहले चुना गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इसके अलावा 6 और सदस्य हुए, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 अन्य सदस्य और कौन कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खैतान और बी एल मित्तर। हालांकि बाद में खैतान साहब की जगह टीटी कृष्णमाचारी ले लेंगे, क्योंकि उनकी खैतान साहब की मृत्यु हो जाती है 1948 में। और बी एल मित्तर साहब की जगह एन माधवराव ले लेंगे, जो क्या करते हैं? बी एल मित्तर साहब अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे देते हैं संविधान सभा की सदस्यता से। और डॉक्टर अंबेडकर जो है, ये पहले तो चुने गए थे कहां से? पहले चुने गए थे ये पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से। परंतु जब भारत का विभाजन हो जाता है, जब भारत का विभाजन हो जाएगा, तो इनको संविधान सभा के सदस्य के रूप में बने रहना था, क्योंकि संविधान के प्रारूप तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इनको पूना सीट से फिर से निर्वाचित किया जाता है और पूना में एम आर जयकर अपनी सीट इनके लिए खाली करते हैं। जो कौन सी पार्टी के सदस्य थे? एम आर जयकर, सॉरी, एम आर जयकर साहब, एम आर जयकर जो कांग्रेस के सदस्य थे, वो अपनी सीट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए खाली करेंगे और बंबई प्रेसिडेंसी, मतलब बंबई के पूना सीट से आपके एम आर जयकर हटेंगे और बी आर अंबेडकर वहां से फिर से सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए कुछ आप ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रिक अपनाई थी, काम से गए मुंशी जी। ठीक है, काम से गए मुंशी जी। के खैतान, ए अंबेडकर जी, एम माधवराव, या फिर आप बी एल मित्तर कह लें, और खैतान की जगह आप कृष्णमाचारी, तो के से कृष्णमाचारी हो जाएगा, के से खैतान हो जाएगा, एम से आपका माधवराव भी हो जाएंगे और एम से आपके मित्तर हो जाएंगे। ठीक है, से ये है सादुल्ला साहब। गए, जी से आपका क्या है? जी से है गोपाल स्वामी अय्यंगर। मुंशी, के एम मुंशी। और फिर से जो जी आया आपका, कौन रह गया? हाँ, अय्यर। तो ये जी हो जाएगा आपका गोपाल स्वामी अय्यंगर का, और यहां से हम इसको हटा देंगे, काम से आए कर लीजिए इसको, काम से आए। तो ये हो गए आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यंगर। तो इस तरह से आपका जो निमोनिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा काम से आए मुंशी जी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सॉरी, अच्छा ये थोड़ा ऊपर हो गया, दिखने का था आप लोग को।
अब समझ आ गया, काम से आए मुंशी जी, के से खैतान, या इनको रिप्लेस किसने किया था, कृष्णमाचारी जी ने, ए से अंबेडकर, एम से माधवराव, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, मित्तर जी को, मित्रा, ठीक है। से आपका हो गया सादुल्ला, आए अल्लादी, एम से के एम मुंशी, और जी से आपके गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सदस्यों को याद कर सकते हैं, काम से आए मुंशी जी। फिर मुख्य कार्य और परिणाम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे संविधान सभा, तो संविधान सभा में 3 रीडिंग होती है, यानी 3 वाचन होते हैं, 3 मसौदे प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहला मसौदा जो है वो बी एन राव जी तैयार करके देते हैं, और 21 फरवरी 1948 को वो मसौदा पेश किया जाता है संविधान सभा के पटल पर, और उस पे चर्चा के लिए और संशोधन के लिए इसको विभिन्न विधानमंडलों में, चाहे केंद्रीय विधानमंडल हुआ, प्रांतीय विधानमंडल हुए, या फिर सामान्य जनता से विचार विमर्श के लिए इसको वितरित किया जाएगा। और इसमें जो जो संशोधन दिए गए फिर उन पर बहस चलती है, और ये फाइनली पेश किया जाएगा कब, फाइनली पेश किया जाएगा 4 नवंबर 1948 को, सारे संशोधनों को देखते हुए, और उन पर बहस हुई। करीब 7,000 से ज्यादा इसमें संशोधनों के लिए दिया गया था, जिसपे 2,000 में बहस होती है, और फाइनल एक मसौदा तैयार होके 4 नवंबर 1948 को पेश किया जाता है संविधान सभा में, सारी बहसों के बाद। परंतु इसमें भी कुछ कमियां थी। फिर 15 नवंबर 1948 से आपका 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा मसौदा तैयार करने का प्रक्रिया चलती है, और इसको हम फाइनली देखते हैं कि ये दूसरा मसौदा जब आएगा तो उसमें थोड़े बहुत ही संशोधन बचते हैं, और वही जो हमारे पास बन के आता है संविधान, वो आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा मसौदा चलेगा, और इसमें आपको 26 नवंबर 1949 को हमें हमारा संविधान का अंतिम प्रारूप दे दिया जाता है। और हम जानते हैं कि इसी 26 नवंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत को संविधान दिया गया था, यानी कि हम कहते हैं, जो हमारी प्रस्तावना में एक लाइन है कि वी अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि हम इसी दिन इसको अपनाएंगे, अंगीकृत करेंगे और स्वयं को आत्मार्पित करते हैं। तो ये तो था पूरा आपका प्रारूप समिति की कहानी। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे संविधान का जो मूल था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। इसमें जब ये बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें 395 अनुच्छेद होंगे, 8 अनुसूचियां होती हैं, और जिसे 22 भागों में बांटा गया था, ठीक है। कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता जैसे प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए जाएंगे, और अन्य प्रावधान आपके 26 जनवरी 1950 से लागू किए जाएंगे। 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना गया, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और 26 जनवरी के दिन को चुना गया था कि 1930 में जो 26 जनवरी आई थी उस दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी की महत्ता को देखते हुए 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। हालांकि जब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के आपकी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में कुल मिलाकर के 11 बैठकें होती हैं, और कई बार एग्जाम में पूछता है कि संविधान बनाने में कितनी बैठकें हुई, तो संविधान के निर्माण तक में आपकी 11 बैठकें होती हैं, लेकिन एक 12वीं बैठक भी होती है। 12वीं बैठक कब होती है, वो 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक होती है, जिसमें 3 मुख्य कार्य होंगे। क्या क्या होगा, वो होगा आपका कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में किया जाएगा। तो ये तो थी 12वीं बैठक। अब हम देख लेते हैं कि संविधान को तैयार होने में कितना वक्त लगा।
तो उसके बारे में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का वक्त लगता है संविधान को तैयार होने में, और करीब करीब 64 लाख रुपए खर्च होते हैं। 64 लाख रुपए का खर्च आता है आपका, 64 लाख रुपए खर्च होते हैं। और संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर के 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसके बाद हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। और ये निर्माण करने में संविधान सभा के सदस्यों ने कुछ नियम अपनाए, जैसे कुछ चीजें जो दूसरे संविधान में दी गई थी और अच्छी थी और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूं की यूं फिट बैठती थी, उसको यूं का यूं ले लिया गया। और कुछ चीजें जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से फिट हो रही थी, उसमें कुछ संशोधन करके भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप बना करके उसे हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब आगे कुछ बातें हैं, जैसे अभी आपको बताया मैंने कि राष्ट्रगान का चुनाव 24 जनवरी 1950 को हुआ, और राष्ट्रगान क्या बना? वो बना हमारा जनगण मन। इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि नामक पुस्तक में लिखा था इसको, ठीक है, गीतांजलि में। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को चुना गया, जो कहां से लिया गया था? वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब, बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ से लिया गया था। तो आपसे कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि ये कहां से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक उपन्यास थी जिसका नाम था आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह की कहानी को दर्शाया गया है। उससे आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, जिसको हम कहते हैं, जो आज हम अपना तिरंगा लहराते हैं, वो उसका चुनाव किया गया था 1947 में 22 जुलाई को। और इस समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्वज समिति के अध्यक्ष अभी आपको बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी 24 जनवरी 1950 को नियुक्त किया जाता है। कब किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसी को हम 12वीं बैठक के रूप में जानते हैं। इसके अलावा कुछ और कार्य किए थे जो हमारी संविधान सभा के लोग थे। उसमें से एक था कॉमनवेल्थ के सदस्य का अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन किया गया था। रेटिफिकेशन कब हुआ था? वो हुआ था आपका मई में, मई 1949 में। फिर कुछ प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। संविधान पर मोहर किस चीज की थी? हाथी की मोहर थी। संविधान के सचिव के रूप में यानी सेक्रेटरी के रूप में कौन कार्य कर रहा था? तो HVR अयंगर कर रहे थे। संविधान की कैलीग्राफी किसने की? यानी संविधान की जो सुलेखक थे, लेखीकरण जो किया गया था उसको, वो किसने किया था? वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने किया था। और सौंदर्यीकरण एवं सजावट का काम नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने, जिसको हम BR सिन्हा के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने किया था। व्यवस्थित करना यानी ऑर्गेनाइज कि किस क्रम में कैसे क्या चीजें होंगी, वो कार्य BR सिन्हा साहब ने किया था। फिर हम देखते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो मूल संविधान था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, यानी मूल संविधान हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में था। लेकिन हमारे पास हिंदी संविधान भी मौजूद है, तो उसका हिंदी अनुवाद कब हुआ और किस अधिनियम के तहत हुआ, किस संशोधन के तहत हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे 58वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का हिंदी स्वरूप आता है 1987 में। और 1987 में हम देखते हैं कि एक अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है, जो अनुच्छेद है आपका 394। उसमें एक और अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 394A, और इसी के माध्यम से भारतीय संविधान का हिंदी स्वरूप हमें मिलता है। फिर हिंदी का सुलेखीकरण यानी कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा की गई, और सौंदर्यीकरण एवं सजावट का कार्य नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। तो सौंदर्यीकरण एवं सजावट का कार्य अंग्रेजी भाषा के संविधान का भी नंदलाल बोस ने किया था, और हिंदी भाषा में जो संविधान लिखा गया उसे भी नंदलाल बोस जी ने ही किया था। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा संविधान है उस पे कुछ विद्वानों के कटाक्ष हैं, और वो विद्वान ज्यादातर अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे। ज्यादातर अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे। वो अंग्रेजी हुकूमत के लोग कौन कौन से थे? ग्रैनविल ऑस्टिन साहब। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही भारत है।
लॉर्ड विस्काउंट आते हैं। लॉर्ड विस्काउंट कहते हैं कि यह संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। उनका ऐसा कहने के पीछे एक कारण यह था कि वो ये कहते थे कि इसमें जो सदस्य हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं, यानी 90% से ऊपर सदस्य की संख्या हिंदुओं की थी। और उसका कारण यह था कि जो मुस्लिम लीग था, अभी अभी भारत आजाद हुआ था और भारत की आजादी के बाद भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे। उन दो टुकड़ों में से एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और वो पाकिस्तान किसके आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। तो मुसलमानों को ऐसा लगता था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं वो मुस्लिमों के हक के और मुस्लिमों के अधिकारों के हिमायती हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। इस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों की कुछ कटाक्ष है। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। लॉर्ड विस्काउंट साहब ने कहा संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। विंस्टन चर्चिल जो पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके हिसाब से यह सिर्फ एक भारतीय समुदाय की सभा थी। और वो एक भारतीय समुदाय क्या था? मतलब ये लगभग बात जो विस्काउंट जी ने कही थी कि ये हिंदुओं की सभा है, इन्होंने भी यही बोला कि एक भारतीय समुदाय की सभा है जो मेजॉरिटी में है, यानी जो बहुसंख्यक है। फिर इसी संविधान सभा के एक सदस्य थे नजीरुद्दीन अहमद। नजीरुद्दीन अहमद साहब का कहना था कि ये संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, वो ड्रिफ्टिंग कमेटी है। मतलब कि जो प्रारूप तैयार करने वाली समिति है वो इतना वक्त ले रही है प्रारूप को तैयार करने में कि वो अपने मुख्य उद्देश्यों से भटक गई है, वो कहीं और चली गई है। तो कुल मिला के ये कुछ कटाक्ष थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को संविधान सभा का निर्माण और संविधान का निर्माण अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप लोग के जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी अपनी राय कमेंट में दें। तब तक के लिए धन्यवाद।